और बिज़दीन बिशर सदरी वसली अमरी लसानी का कौली। अच्छा बेटे, चैप्टर 1 का तकरीबन ये आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप मैं पहले ही बता चुका उनके बारे में। और ये अगर टॉपिक आपने फिर अच्छी तरह कर लिया तो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बेटे असल में आज जो हमने काम करना है, हमने ग्राम मैसेज का रिलेशन स्टडी करना है बेटे किसके साथ, मोल। और इसका हमने रिलेशन स्टडी करना है बेटे किसके साथ, एवोगाड्रोस नंबर। बेटे ज़हन में रखिएगा, ये जो आज का टॉपिक है इसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्थ है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि मोस्टली जो हम लैब का वर्क किया करते हैं उसका इनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन क्योंकि जब हम लैब में काम कर रहे होंगे केमिस्ट्री वाले ख़ास तौर पे बेटे, तो हम मैसेज जो डिस्कस क्या करते हैं ग्राम में करते हैं। और उनके अमाउंट्स की बात करें बेटे तो हम मोल के हिसाब से देख रहे होते हैं, या हम फर्दर उसको देख रहे होते हैं उनमें टोटल नंबर्स को हम देख रहे होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे 3 तरह के मैसेज को, अगर आपको याद हो। ग्राम एटॉमिक मैस और पढ़ा था हमने बेटा जी ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और हमने पढ़ा था ग्राम फार्मूला मैस। और वो आसान लफ्ज़ों में यही था बेटे कि जब भी किसी एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मैस। हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मैस को रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। और अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो वो कहलाएगा ग्राम फार्मूला मैस। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जब भी किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का मैस ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, उसकी एक्चुअल अमाउंट जो होगी, तो वो मैस जो हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है उसको हम नाम दिया करते हैं किस चीज़ का, मोल का। मैं इसी को भी डिफ़ाइन करूँगा, मोल है कैसे, हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहा करते हैं। तो हम ये कहा करते हैं जी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल क्या है। मैंने अभी ये बात की बड़े आसान लफ्ज़ों में पहले सुन ले चलें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी मैसेज में से कोई भी मैस जब उसे रिप्रेजेंट किया जाए ग्राम्स में तो वो कहलाएगा मोल। यहाँ मैंने कहा मैस, कोई भी मैस, तो इसी को हम लेके चलते हैं ऊपर। जैसे हमने पढ़ा इनमें से कोई भी मैस हो, ये सारे हों या कोई भी हो, जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में तो वो होगा मोल। हम इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, या वो इसके अलावा क्या हो सकता है जी, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या सब्सटेंस। और तीसरा मैस कौन सा हम बात कर रहे थे ऊपर जी, फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी हम इनके बारे में की, इनकी रिप्रेजेंटेशन की। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, मैं अगर इसको यूँ लिखता हूँ कि व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, हमने इनको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है तो बेटे अब ये मैसेज अब ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गए, मोल। बात करने का मकसद ये हुआ कि कोई भी मैस जब रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राम में तो उसे हम मोल कह सकते हैं। लेकिन ये ग्राम में कब इसको मोल कहेंगे, जब उसकी एक्चुअल अमाउंट जितनी होती है उसकी हम बात करेंगे। अभी हम उस पर फर्दर बात। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपने पिछले लेक्चर को, उसमें से अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं, 3 मैसेज की एक एग्जांपल शेयर करूंगा। ऐसे हम लिखते हैं जी 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008। बेटा ये इसका मैस है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया ग्राम में, तो अब ये क्या कहलाएगा, चूँकि हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये 1 मोल बन गया। और ये एक्चुअल मैस है, यानी कि जब भी कभी हाइड्रोजन एटम का इतना मैस होगा तो मोल होगा। मैस चेंज करेंगे तो यकीनन मोल भी चेंज होगा। हम इस पर फर्दर बात करेंगे। इसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, चूँकि वाटर है फिक्स अमाउंट इसकी होगी 1 मोल की 18, हमने इसे रिप्रेजेंट किया ग्राम में, तो चूँकि हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया मैस को, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 ग्राम
फार्मूला ऑफ NaCl, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला उसका लिखा। NaCl इज़ इक्वल टू 58.5, हमने रिप्रेजेंट किया ग्राम में, तो ये भी आप क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। ये अभी जो हम बात डिस्कस कर रहे थे वो हो गई। ये तो चले हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अच्छा बेटे, अगर हम फर्दर इसी चीज़ को देखें, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो मोल है, तो हमेशा बेटे याद रखिएगा उसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। जब किसी चीज़ को मोल कह दे तो इतने पार्टिकल्स होंगे। और जब इसी चीज़ को अगर हम यूँ भी लिखें तो मैं यूँ कहता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपकी बुक में जो शुरू में डेफिनेशन उसने मोल की लिखी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो हम उस अमाउंट को क्या कह देंगे, मोल। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि मोल तभी कहेंगे जब इतने पार्टिकल्स होंगे, और जब इतने पार्टिकल्स अगर होंगे किसी भी सब्सटेंस में तो उसे हम नाम दे देंगे मोल का। इसका मतलब ये हो बेटे, देखें अगर मैं इस सारों को मोल कह रहा हूँ और हमने पढ़ा है कि मोल में इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जब ये मोल है तो इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। अब चूँकि एटम की बात हो रही है बेटे, तो ये इतने एटम्स होंगे। यहाँ मालिक्यूल्स की बात हो रही है तो इसमें इतना ही मालिक्यूल्स होंगे। और यहाँ बात हो रही है फार्मूला यूनिट्स की, तो यहाँ इसमें इतने ही फार्मूला यूनिट्स होंगे। और इसी चीज़ को बेटे हम नाम दिया करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर की अगर हम बात करें, मैडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि जब भी ऐसा हो कि कोई मोल हम कह दें तो हम उसमें कहते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो एक मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे उसे हम नाम देंगे एवोगैड्रोस नंबर का, रिप्रेजेंट करेंगे Na। ये Na इस तरह लिखना, उस तरह Na वो सोडियम वाला नहीं लिखना, ये लिखना। तो आगे उसने बताया कि वो कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसकी जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो भी हम लिख लेते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो बेटा यहाँ पे एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि अगर इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो एवोगैड्रोस नंबर, और जब इतने पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो वो मैस क्या होगा, मोल। और मोल कब बनेगा, मोल बनेगा बेटे जब हम किसी भी मैस को रिप्रेजेंट कर चुके हों ग्राम में। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो हम 3 चीज़ों का रिलेशन देख रहे हैं बेटे। मैस को जब हमने ग्राम में कहा तो इक्वल कर दिया मोल के, और जब मोल कह दिया बेटे तो हमने उसे इक्वल कर दिया एवोगैड्रोस नंबर के। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्चुअल अमाउंट जो भी मैस की होगी वो हमेशा इक्वल होगी मोल के, और जब मोल होगा तो वो इक्वल होगा एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा आप देख सकते हैं इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है सारों। इसका मतलब ये हुआ बेटे, हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम किसी चीज़ का मैस इंक्रीज़ करेंगे तो बेटे हमेशा याद करिएगा, रखिएगा उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी इंक्रीज़ होंगे और उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी इंक्रीज़ होंगे। और अगर बेटे हम उसके नंबर ऑफ़ मैस इन ग्राम्स को डिक्रीज़ करेंगे बेटे तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी कम होंगे, और जब नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे बेटे तो उसका एवोगैड्रोस नंबर टोटल भी कम होंगे। हमेशा इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। आगे वो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जाके इनको फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि हमने इनको किस तरह से देखना है। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपसे कहता हूँ, ये एग्जांपल है एक तरह से। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ बेटे कि हमारे पास एक कमरा है, उस एक कमरे में 12 चेयर्स, एक टेबल है। अब हमने उसको क्लियर कर दिया। मैं कहता हूँ जी कि वो एक कमरे का जो भी मैस है, जितना भी मैस उसका बनता है, मैं कह देता हूँ कि हमने उसको डिक्लेयर कर दिया मोल। तो इसका मतलब ये हो कि वहाँ पे 12 चेयर्स और टेबल सारा कुछ मिला के क्या है, एक मोल। बेटे अगर मैं ऐसा करता हूँ कि उन 12 चेयर्स में से 2 चेयर्स हम रिमूव कर देते हैं, 2 चेयर्स हमने उस रूम में से उठा के बाहर रख दी बेटे, तो अब ज़रा खुद गौर कीजिए, 12 चेयर और ये एक टेबल मिला के वो सारा हम कह रहे थे कि मोल है। तो जब 12 चेयर्स में से 2 चेयर्स नहीं रही तो क्या अब ये मोल के इक्वल होगा? अब ये मोल के इक्वल नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे चेयर्स कितनी बच गई हैं, 10। जैसे हम दोबारा 12 करेंगे फिर से वो मोल के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे
कोई आपकी नोटबुक है, उस नोटबुक में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि 50 पेजेस हैं, वो 50 पेजेस हैं, वो एक नोटबुक है पूरी, हमने उसे डिक्लेयर कर दिया है कि ये कोई मोल मैथ है, इसका टोटल मैथ जो है वो मोल के इक्वल है। तो जब बेटे हम उसमें से कोई 1-2 पेजेस निकाल लेंगे तो अब उतना मैथ नहीं रहा, इट मीन्स कि अब वो मोल भी नहीं रहा। ऐसे समझ लें जैसे एक कमरे में हम लोग 10 लोग बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ जी कि वो हम 10 लोगों का जो टोटल मैथ्स है वो मोल के इक्वल हमने कर दिया। तो जब वो वहाँ अगर 9 आदमी अब रह जाएंगे तो वो मैथ्स उसके ग्राम्स में उतना नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअल मैथ्स चेंज हो चुका है, तो अब वो मोल भी नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। लेकिन बेटे अगर ऐसा हो, हम पहले 10 जो पर्सनस हैं उनको डिक्लेयर कर चुके हैं मोल के इक्वल, लेकिन बाहर से अगर 2 और आ जाते हैं तो अब ज़्यादा हो गया। तो अब इससे क्या होगा कि वो जो मैथ्स था एक्चुअल अब उससे ज़्यादा हो चुका है, तो अब भी ये मोल नहीं रहेगा बल्कि मोल से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बात डिक्लेयर की बेटे कि अगर मैथ्स इंक्रीज़ होगा तो मोल भी इंक्रीज़ होंगे, और अगर मोल इंक्रीज़ होंगे तो एवोगाड्रोस नंबर भी इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स कि इन तीनों का आपस में हमेशा से हमें रिलेशन कौन सा देखने को मिलेगा, डायरेक्ट, यानी कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। या आपने इसको सेल्फ स्टडी करना है, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आगे जाकर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे, बल्कि वो तकरीबन हो चुका है।